हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके और हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने घर के पास का या अपने ज़िले का कोई कॉलेज चाहेंगे तो वह भी आपको 250 पर आराम से मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके के पेपर में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न होते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। सिर्फ अंक बदला रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे 30 पे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके समय से प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो चुनार स्थान है उत्तर प्रदेश में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। कांच उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चुनार है यह सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी को चूज किए राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आगरा शहर, आगरा जो शहर है उसको जो बसाया था या जो स्थापना किया था वह सिकंदर लोदी ने किया था। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और यही प्रश्न पूछा गया था आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में। पृथ्वी दिवस दिया गया है तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 3-4 बार बीएड में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान की रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे राष्ट्रीय गान दिया गया है, या जो आपका राष्ट्रगान होता है उसकी जो रचयिता है वह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जो आपका राष्ट्रीय गान है वह जनगण मन है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसी से एक रिलेटेड और प्रश्न है, वह भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जो राष्ट्रीय गान होता है उसके लिए जो निर्धारित समय है वह आपका 52 सेकेंड में, इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। दूसरा आपका है राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्र गीत। और जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसको उसके जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जो आपका राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो वंदे मातरम होता है या जो आपकी राष्ट्रीय गीत है उसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है और सभी लोग राइट आंसर करेंगे। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैधानिक अधिकार है। भारत में जो मत देने का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है वह आपका क्या है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो पिटवा लोहा होता है वही लोहे का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। सबसे ज्यादा शुद्ध वही रहता है जो पिटवा लोहा रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कच्चे फल होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए केला है, उसको पकाना है तो उसके लिए जो यहाँ पे गैस यूज होती है वह एसिटिलीन यूज होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। जैसे आपका आम हो गया, आम को भी पकाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए दिया गया है कि जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है, आप लोग देखते होंगे जो विद्युत मोटर होता होगा उसमें देखेंगे आप क्या करते हैं, करंट देते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो विद्युत ऊर्जा रहती है वही तो आपका चेंज हो जाती है, वही यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही पूछा जा रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो विटामिन के है। रक्त का थक्का जमना यह विटामिन के से संबंधित है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बहुत सिंपल है, जानते हैं। विटामिन बी की कमी से वेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो विटामिन वाला टॉपिक करके जाइएगा। लेकिन विटामिन में जो पूछा जा सकता है वह यह पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। जल में घुलनशील अगर विटामिन आपसे पूछा जाएगा तो विटामिन बी और सी, जो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील है उसमें ए डी ई के विटामिन आती हैं। तो इसको याद रख लेंगे या कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आराम से एक प्रश्न होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह राइट आंसर है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है वह कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा बहुत लोग हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा के सदस्य हो गए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सब लोगों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे को। विनोबा भावे को मिला था, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए वाला होता है, जो डीएनए टेस्ट किया जाता है, वह यह पता करने के लिए होता है कि कोई भी बच्चा उसके जो पिता है वह कौन है, उसको कंफर्म करने के लिए होता है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो आरबीआई है, जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी के द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड WHO है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। तो आप लोग याद रख लेंगे, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें FAO पूछा गया है जिसका मुख्यालय रोम में है। ADB BEd में पूछा गया है जिसका मुख्यालय मनीला में है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखना है सार का मुख्यालय काठमांडू में है। तो यह सब आप लोग याद रखेंगे और यह टॉपिक आपको करा दिया जाएगा या तो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, तो आंसर कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। जो इसरो है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से कथक। बिरजू जो महाराज है उनका संबंध है कथक से, तो डी वाला राइट आंसर है। कथक आपका उत्तर भारत या आपको ऑप्शन में मिल सकता है उत्तर प्रदेश का, यह क्या है आपका यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है या नृत्य, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे भरतनाट्यम दिया गया है, यह तमिलनाडु का हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। कथकली केरल का है। एक और केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसको आप लोग मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में
ये तो फिक्स है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो कोई इनमें से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिए, मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया केरल राज्य का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी तरीके से बहुत सारे हैं, उसको भी याद रखिएगा। जैसे सत्रिया हो गया, सत्रिया असम का है। उसके अलावा है जो आपके लोक नृत्य हैं वह भी पूछे जाते हैं, जैसे भांगड़ा गिद्दा हो गया पंजाब या हरियाणा राज्य, जो मिलेगा उसको ट्रिक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे गरबा है गुजरात का है, लावड़ी है महाराष्ट्र का है, और घूमर है राजस्थान का है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका दक्षिण अफ्रीका है उसी की तो राजधानी प्रिटोरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर। बीएड में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बहुत सिंपल पूछा जाता है। जैसे भूटान का पद दिया गया थिम्पू, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेपाल का पद देता है काठमांडू, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो उन सबको आपको याद रखना है। अगला यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें कौन कौन से शामिल यहाँ पे इंडियन प्लेसेज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसमें देखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, तीनों को शामिल किया गया है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रसिद्ध उपन्यास जो चंद्रकांता है उसके लेखक कौन है। चंद्रकांता के जो लेखक हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। चंद्रकांता के जो लेखक हैं वह देवकी नंदन खत्री हैं, तो ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मरीचिका बनती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मरीचिका होती है वह अपवर्तन और जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उससे बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है और यह संसद द्वारा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, अगर वह बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वह बाल श्रमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर 14 वर्ष से कम के बच्चों से कोई काम कराया जा रहा है तो वह बाल श्रमिक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो बी वाला राइट आंसर है। एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जो राज्य की हड़प नीति थी उसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। इसके अलावा जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर 1853 में चली थी। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नेसेट है। इजराइल की जो संसद है उसका नाम नेसेट है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। बाकी जापान का बहुत पूछा जाता है। जापान की जो संसद है उसका नाम डायट है, यह ज़्यादा पूछा जाता है बीएड में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे एक ही आपका यहाँ पर देखेंगे 4 दिया गया है, सही सुमेलित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, यह तो आपका खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में है, और इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। यहाँ पे सबके सब सही दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया जब कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय जो भारत का शासक था वह अकबर था, तो ए वाला राइट आंसर है। और इसी अकबर ने यहाँ पे दीन ए इलाही धर्म चलाया था जो बहुत फेमस हुआ था, और डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और जो उज्जैन है वहाँ पे जंतर मंतर के नाम से एक वेधशाला का निर्माण किया गया था, तो वही किसने कराया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सवाई राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पे सर्वाधिक बल दिया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी
उसमें देखेंगे जो उद्योग था, उद्योग पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 56 तक चली थी, उसमें कृषि पर जोर दिया गया। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की जो न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1947 में ही कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद की जो न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको 1947 में ही अलग कर दिया गया। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर आप लोग देखे होंगे या सुने ही होंगे, तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है। तो यहाँ पर ई वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पर्यावरण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो आपका पर्यावरण बनता है उसमें भू आकृतिक घटक होते हैं, अजैव घटक रहते हैं, जीवी घटक रहते हैं, सबके सबसे को मिला करके आपका बनता है एनवायरमेंट बनता है, मतलब पर्यावरण बनता है। तो डी वाला राइट आंसर है। किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना या डाटा से जो छेड़छाड़ करना होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह आपका हैकिंग कहलाता है। कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कोई नेटवर्क ही है, उसमें आप अनाधिकृत रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, मतलब डाटा से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वह आपका क्या है, हैकिंग है। ए वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका मुख्यालय आपका है दिल्ली में। तो बी वाला राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अतिचालक होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकिपीडिया के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मी बेल्स और लैरी सेंगर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो विकिपीडिया है ना, वह आपका एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर जो शहर है उसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो देखिए फिरोजाबाद है वह चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ से हिंदी के प्रश्न है और इसमें देखेंगे नासिरा शर्मा का यह उपन्यास है और देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है। ठिकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर आप लोग करेंगे। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, से नहीं होगा। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, गलती है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, गलत है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो डी वाला आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि शुद्ध पूछा जा रहा है। शुद्ध एक ही है, डी वाला राइट आंसर कर लीजिए। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1982 का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा को मिला था, इसलिए फेमस थोड़ा सा है, इसलिए यह प्रश्न किया गया है। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको अर्थालंकार कहा जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि जब शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ पे शब्द अलंकार, अर्थों में चमत्कार पाया जाता है अर्थालंकार, तो उसी को लिखा गया है कि अर्थों के आधार पर जब सजाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों से लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या लिखा गया, लोकोक्ति है तो उसका जो यहाँ पे लोकोक्ति है, लोकोक्ति का अर्थ है तो लोकोक्ति भी सेम ही रहती है, अर्थ उसका जो रहता है लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब है कि विपत्ति जब आ गई है उसके बाद आप समाधान खोज रहे हैं, तो मतलब कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जड़ का हो जाएगा चेतन हो जाएगा। जड़ का चेतन होगा, डी वाला राइट आंसर है। दिए गए वाक्यों या विकल्पों से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दिया गया है अक्षत दिया गया, दर्शन दिया गया है, ओठ दिया गया। 3 तो आपके यहाँ पे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो एक ही बच रहा है वर्षा। वर्षा आपका हो जाएगा एक वचन में।
वर्षा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो प्रकृति है। प्रकृति आपका स्त्रीलिंग शब्द है और यह पूछा गया था आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से शुद्ध वाक्य पहचानना है। यहां पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही आपका शुद्ध है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खालिस्तान भरना है इसमें। हे भगवान खालिस्तान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर लग जाए हे भगवान के बाद लगा देंगे विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो ये जो चिन्ह होगा यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे होगा जीरा शब्द, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि फांस किसकी रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फांस तो आपकी संजीव की रचना है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है बिंदु का बहुवचन क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, एक पॉइंट याद रखेंगे, जो बिंदु होता है उसका बहुवचन बिंदु ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक मत करिए। दिए गए विकल्पों से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए, 2 यहाँ पे खाली स्थान दिए गए, क्या फिलअप होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। खाली स्थान दिया गया, बच्चे ने आग से सबको बचाया था, और खाली स्थान दिया गया है, पुरस्कार किया गया। जिस बच्चे, यहाँ पे जिस फिलअप होना चाहिए कि जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, जिस और उसको फिलअप होगा, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आराम से आपका सुटेबल यहाँ पे क्या होगा, बैठ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मलिन हो जाएगा। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ साफ सुथरा होता है, उसका विलोम पूछा गया, मलिन हो जाएगा गंदा उंदा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है और वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में आप लोग जानते हैं कि एक ही वर्ड की जो आवृत्ति होती है वह क्या होता है, बार बार होता है, तो वही पूछा जा रहा है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव को संभव करना, क्योंकि बालू से तेल तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब हो गया कोई असंभव है उसको संभव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तमस दिया गया है ना, तमस का हो जाएगा अंधकार हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला जो असफलता से नहीं घबराता वही यहाँ पे खालिस्तान का स्वाद चख पाता है, दिए गए विकल्पों से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो असफलता से नहीं घबराता है वही तो आपका सफलता का स्वाद चख पाएगा, तो यहाँ पे सफलता फिलअप हो जाएगा। सफलता दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देव पुरस्कार मिला था इनको, यहाँ पे देव नहीं सरस्वती सम्मान मिला था, तो सी वाला राइट आंसर है, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कन्नड़ है, कन्नड़ आता है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। सूरसागर किसकी रचना है, बहुत फेमस है, बहुत बार बीएड में भी पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। सूरसागर सूरदास की रचना है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आसक्ति, यह भी बीएड में एक बार पूछा गया है, आसक्ति का अनुराग हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए, तो यहाँ पर देखेंगे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो यह हो जाएगा आपका भूतकाल का यह वाक्य है, और यहाँ पर देखेंगे अपूर्ण भूतकाल है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो इस समय चल रहा होता है वह तो आपका वर्तमान होता है, जो बीत चुका होता है वह भूतकाल होता है, और जो आने वाला होता है उसको भविष्य बोलते हैं, तो यह भूतकाल का ही है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर अभी आ ही रहे थे, तो सी वाला राइट आंसर है।
मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में जो तेज है वह क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो तेज है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, यह आपको बताना है। और यह भी प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खालिस्तान और नहीं लग रही थी, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे भूख प्यास फिलअप हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन से देख लीजिएगा कौन सा अच्छा से बैठ रहा है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है दिए गए विकल्पों से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए, वे दिन गए जब लोग मेहमान खालिस्तान देखकर अपने खालिस्तान धन्य समझते थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। अब ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए विकल्पों से कौन सा बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नेता का होता है नेत्री होता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है पानी गए न उभरे मोती मानो चून, उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, और यह भी पूछा गया बीएड में। श्लेष अलंकार है, सी वाला राइट आंसर है, बीएड में पूछा गया इसलिए याद रख लीजिएगा। अगला है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति, यहाँ पे देश लिखा गया है, के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, इसमें गलती कहाँ पर है, तो यहाँ पर गलती है इस देश में, यहाँ पर होना चाहिए इस तरह से देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, तो यहाँ पे जो गलती पूछा जा रहा है तो सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर होगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह देखेंगे आपका क्या है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसका मतलब है यह आपका वर्तमान काल का वाक्य है, वर्तमान काल में भी पूरा काम हो चुका है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से आंसर कर दीजिए। 4 वाक्य चारों पढ़ेंगे और शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बी वाला यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, तो बी वाला राइट आंसर है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें हर्ष हो जाएगा। आमोद का जो समानार्थी शब्द है वह आपका हर्ष होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर मतलब खुशी। अगला दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मजदूरों को अनेकों काम है। देखिए एक पॉइंट याद रख लीजिए, बीएड में कई बार पूछा भी जाता, अनेकों कोई भी वर्ड नहीं है, या जहां भी दिखे तुरंत गलत करिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, तो है होता है और अनेक होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुड़ गोबर करना, दिए गए मुहावरे का विकल्पों से उचित अर्थ कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ गोबर करना, इसका मतलब है कि जो मजा आए उसको बेकार कर देना, किरकिरा कर देना। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों से कहावत का सही अर्थ बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए, 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग सबके सब सब्जेक्ट है। और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो एक बार हेलो का मैसेज डाल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।